चलो रे गधा सब आ जाओ इधर। देखो 7th क्लास का गधा और बकलोल। पेज नंबर आ जाइए, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 22 निकाल रहे किताब। अभी मोड़ के बैठा है रे गधा, इंतजार कर रहा है। लिख दिए तब वो छापा कि नहीं रे? छापा रे? नहीं छापा। अच्छा तो हम छापेंगे हाथ पर, तब तुम्हारा तब तो पता चलेगा ना। हाँ मेहंदी जब छपाएगा तब समझ आएगा। डिजाइन का मेहंदी, अब लाल मेहंदी ना चाहिए। चल इधर देख, चैप्टर 2 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिखें, इसको समझो पहले, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम दिया हुआ है नए राज्य एवं राजाओं का उदय, समझ ना। यानी नए राज्य धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, समझ ना रे? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रे? चैप्टर का नाम क्या है? नए राज्य एवं राजाओं का उदय। नीचे लिखा हुआ उसी में पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो जब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं तो उसकी चर्चा करना बेकार है। आगे चलिए तो पिछले क्लास में पढ़ ली रे गधा, तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं तो अब क्या पढ़ेगा? दोबारा पढ़ेगा हम। आगे आओ, पेज नंबर 23 नए राज्य का उदय लिखा हुआ है। इसमें क्या लिख रहा है? राष्ट्रकूट। उसके बाद क्या लिखा है? राष्ट्रकूट वंश का नींव डालता है। कौन डालता है रे? कहाँ है लोग? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, ठीक है। मिल रहा है रे? लगा लिया है कि नहीं लगाया? सब ठीक। 23 में नीचे आएगा तो लिखा हुआ है गोपाल को पाल वंश के नाम से प्रसिद्ध। देखो ये सब है क्या? ध्यान से रे, इधर देख इधर देख इधर देखो, ये सब इंट्रोडक्शन है, हेडिंग है। आगे पाल वंश के बारे में पढ़ा है, ठीक है। चोल वंशों के बारे में पढ़ना इसी पेजवा में, ठीक है। मतलब इसी चैप्टर में आगे मिलेगा, सब डिटेल्स मिला। अभी इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया है, मतलब थोड़ा बहुत बता दिया है। इसमें टिक तुम लोग को अंडरलाइन लगवाए थे, नीचे सबसे नीचे लिखवाए थे कश्मीर की रानी, जिसको क्या बोलते थे? बड़ी बहन। क्या बोलते हैं? दीदा। बस दीदा किसे बोलते हैं? बड़ी बहन को। पेज पलटो आ जाओ 24 नंबर पेज में। उसमें लिखवाए हैं विजयी राजा क्या कहलाता था रे? विजयी राजा अधिपति, और हारा हुआ राजा सामंत। पराजित, वही पराजित मतलब हारा हुआ। जैसे दो राजा के बीच में युद्ध होता था, गप क्या कर रहा है सब? दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था, ठीक है। तो युद्ध होने के बाद जो जीत जाता था उसको क्या बोलते थे? अधिपति, मैंने अधिकार कर लिया उस पर, समझ ना। और जो हार जाता था उसको सामंत, यानी जो हारे हुए राजा थे वो क्या थे? सामंत थे, उनको सामंत बनकर रहते थे। समझ आएगा ना? दोनों, अधिपति मतलब जीता हुआ, सामंत मतलब हारा हुआ। अब आगे लिखा हुआ है राजाओं का उपाधि, राजाओं की उपाधि। दुनिया भर के राजा अपना अपना उपाधि लेते थे। जैसे पेज नंबर 25 में आइएगा तो ऊपर में देखिएगा लिखा हुआ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? राजाओं के राजा। महाधिराज नहीं मिले रहे, राज्य के प्रशासन, राज्य में प्रशासन मिल रहा है, हेडिंग वो में देखो तीसरा चौथे लाइन में महाधिराज लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है? राजाओं का भी राजा। फिर लिखा हुआ क्या? परम भट्टारक, परमेश्वर, त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती को मतलब क्या लिखा है? 3 भवनों का स्वामी। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसे ही नॉर्मली पूछ दे कि त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? 3 भवनों का स्वामी। बुझा गया? अरे समझ आया कि नहीं समझ आया? चलता आगे चलो, ठीक है। ये विदेशी विभाग का प्रधान को क्या बोलते हैं? जैसे लिखा हुआ है, जैसे संधि विग्रहिका। संधि विग्रहिक मतलब विदेशी विभाग का प्रधान। आर्थिक या राजस्व मंत्री किसको कहते थे? अक्ष पटालिक। अक्ष पटालिक मतलब कथी रे? आर्थिक या राजस्व मंत्री मतलब पैसा का लेन देन, जो राजा के दरबार में जो पैसा का लेन देन करता होगा, पैसा का सब हिसाब किताब रखता था, उसको बोला जाता है राजस्व मंत्री। जैसे वित्त मंत्री होता है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी तरह राजस्व मंत्री उस समय राजा का समय में होते थे, उनको क्या बोला जाता था? अक्षय पटालिक। क्या बोला जाता था रे? अक्षय पटालिक। भंडार रखने वाले यानी राजकीय भंडार का अधिकारी क्या बोलते हैं? भंडारा। क्या लिखा है रे? भंडारगारिक, यानी भंडार का नागरिक, मतलब भंडार का हेड, जो क्या करता था? राजस्व की जो भंडार है उसका अधिकारी होता था। महादंडनायक माने कोची? पुलिस विभाग का प्रधान, उसको क्या बोलते थे? महादंडनायक। देख पहला क्या लिखा है? पहला लिखा हुआ है विदेशी विभाग का प्रधान, विदेशी विभाग का हेड यानी प्रधान। कौन होता था रे? नाम बताओ। विदेशी विभाग का प्रधान
संधि विग्रहक, संधि विग्रहक, ठीक है, विग्रहिक, संधि क्या रे, संधि विग्रहिक। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है रे, आर्थिक या राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री किसे बोलते थे, राजस्व मंत्री अक्ष पटालिक, ठीक है, अक्ष पटालिक। उसके बाद क्या है, भंडार का अधिकारी, यानी राजस्व भंडार जो था, यानी कि सिंपल राजस्व भंडार मालिक। राजस्व भंडार मंत्री कौन था, राजकीय भंडार कौन था रे, भंडारगारिक। भंडारगारिक मतलब होता है भंडार का नागरिक, ठीक है, भंडारगारिक। पुलिस कौन था, पुलिस हेड, यानी पुलिसों का हेड, पुलिस मंत्री यानी पुलिसों का हेड कौन था, दंड नायक, दंड नायक। पुलिसों का हेड क्या बोला जाता था, दंड नायक। समझ आ रहा है। नीचे आ जाओ, नीचे लिखा हुआ है राजस्व की आय के अनेक स्रोत थे, मतलब टैक्स लेने का अनेक स्रोत था। जिसका मूल स्रोत क्या था, मतलब राजा टैक्स अनेक जगहों से लेता था, लेकिन मेन टैक्स लेने क्या था रे, कौन सा था, राजस्व का मूल स्रोत भू राजस्व था, यानी टैक्स, जो जमीन से जो टैक्स लेता था। समझ आ रहा है। उसको क्या बोलते थे, ऊपरी कर। क्या बोलते थे रे, ऊपरी कर। सब टिक लगाया कि नहीं लगाया रे, अंडरलाइन ऐसे लगा लगा लेना, सब नहीं लगाया तुम अभी तक, तो मांग के लगा लेना दूसरे किसी से, ना लगा लेना है, नहीं लगाएगा सब तो पूछ देंगे किताब के अंदर से, तो दांत चियार देगा, पीट देंगे बिना मतलब के। किसानों को अपनी उपज का कितना प्रतिशत देना पड़ता था रे, 1/6 और 1/3 भू राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1/6 तथा 1/3 के रूप में देना पड़ता था। पेज पलटिए, आ जाइए आप लोग पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 में लिखा हुआ है कन्नौज का संघर्ष। क्या लिखा हुआ रे, कन्नौज का संघर्ष, ठीक है। कन्नौज के संघर्ष में आएंगे तो कन्नौज के संघर्ष को ध्यान से देखेगा सब। असल दर हुआ क्या था, है ना, कन्नौज के संघर्ष में क्या क्या हुआ था, बताओ, कौन बताएगा। कन्नौज के संघर्ष में क्या क्या हुआ था रे, कन्नौज के बारे में पहला चैप्टर भी थोड़ा बहुत दिया था और पिछले क्लास में भी पढ़ चुका है लोग। कन्नौज का शासक कौन था, कौन था रे, हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन था। कौन कौन था, हर्षवर्धन। ये जो एरिया था वो कौन सा एरिया था, कन्नौज, ठीक है। कौन था, या 3 को शासक आता है, ध्यान से देखो। मध्य एवं पश्चिमी भाग के, मध्य एवं पश्चिमी भाग के कौन, गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, प्रतिहार खाली लिखो। गुज्जर प्रतिहार कहां से आते हैं, मध्य और पश्चिमी भाग से, आगे, ठीक है। अब दक्कन से कौन, दक्कन ये वाला एरिया हो गया, दक्कन से कौन आ गया रे, कौन है रे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। पाल, इधर से पाल वाले कौन, पाल शासक, तीनों आ गए, ध्यान से देखो। प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट और पाल शासक, तीनों शासक इसके लिए लड़ रहे थे। ये कह रहा था हमरा चाहिए, ये कह रहा था हमरा चाहिए, ये कह रहा था हमरा चाहिए। का है, कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। जब तक हर्षवर्धन शासन किया उस एरिया में, कन्नौज ये जगह हो गया भारत के, इस एरिया में जब शासन किया तब तक कोनो को हिम्मत नहीं था कि यहाँ पर कोनो आक्रमण कर दे। जैसे हर्षवर्धन मरता है उसके बाद यहाँ पर 3 तरफ के शासक भिड़ जाते हैं कि ये जगह हमको चाहिए। राष्ट्रकूट आता है पश्चिम तरफ से, दक्कन की तरफ से आता है प्रतिहार आता है पश्चिम तरफ से, और राष्ट्रकूट आते हैं दक्कन तरफ से, और इधर बंगाल की तरफ से कौन आते हैं, पाल शासक आते हैं। तीनों भिड़ जाते हैं कि जगह क्या चाहिए, हमको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए रे। तीनों भिड़ जाते हैं कि अब ये तीनों जो है लगातार लड़ते रहते। कितने वर्षों तक लड़े थे, कितने वर्षों तक रे, 100 वर्षों तक लड़ाई होती है इस कन्नौज पर शासन करने के लिए। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कितने वर्षों तक लड़ाई हुआ, आगे चलो। तो कन्नौज पर किन किन शासकों ने लड़ाई किया, बताओ। गुज्जर प्रतिहार तो एक हुआ, और पाल दूसरा हुआ, और गुज्जर प्रतिहार कहाँ के थे, मध्य पश्चिम एरिया से, ठीक है, मध्य पश्चिम भारत से, मतलब इधर पश्चिम साइड से। और राष्ट्रकूट कहाँ के थे, दक्कन यानी नीचे से, ठीक है। और पाल शासक कहाँ के थे, पाल शासक बंगाल के थे। ये तीनों ने कौन सा संघर्ष लड़ा, कन्नौज की लड़ाई लड़ा,
और ये तीनों एक साथ मिलकर लड़ते थे, इसलिए संघर्ष को क्या बोला गया? क्या लिखा है? त्रिपक्षीय संघर्ष बोला गया। पेज नंबर 26 में नीचे लिखा हुआ है, देखेगा सब, बीचों बीच में त्रिपक्षीय, 3 पक्षों का संघर्ष कहा गया, लिखा हुआ है। इधर देख, 3 पक्षों का संघर्ष मिल गया रे, समझ आया कि नहीं समझ आया? अब ये तीनों सब आपस में लड़ रहा था लोग कन्नौज पर शासन करने के लिए आपस में। तब तक क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करना शुरू कर गए। पहले आता है, कई बार बता चुके हैं, मोहम्मद बिन कासिम 712 में। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है महमूद गजनबी। कब आता है भारत में? 1000 ईस्वी में भारत में प्रवेश करता है और भारत में कई जगहों पर आक्रमण करता है, कई बार आक्रमण करता है। वो किस लिए आया था भारत में? सिर्फ लूटने के उद्देश्य से भारत में आता था, बार बार आता था भारत में लूटने के उद्देश्य से। उसका सिर्फ काम था क्या? भारत में आके लूट पाट करना, जाना। लूटता कहाँ था वो? कहाँ लूटता था? मंदिरों में। कहाँ लूटता था रे? मंदिरों में लूटता था ज्यादातर। क्यों? वहां पर धन दौलत ज्यादा थी। देखो, वो दिमाग लगाता था कि 100 घर लूटेंगे उससे अच्छा कि एक मंदिर लूट लेते हैं हम। 100 घर लूट जाएगा तो मंदिरों में धन दौलत ज्यादा होती है, संपत्ति ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा, क्रूर शासक था, ठीक है। तो क्या करता था? अलग अलग घर लूटने से ज्यादा बेहतर क्या करता था? एक बार मंदिर लूट लेता था। लेकिन उसकी सैनिक, उसके साथ साथ उसकी सैनिक जो थी ना, वो लूटने के साथ साथ तबाही ज्यादा मचाता था। लोग मंदिर में धन दौलत लूट लिए, मंदिर के मूर्तियों को तोड़ दिए, तोड़ के फेंक दिए इधर उधर, कहीं के गिरा दिए, समझे ना, ले जा कहीं फेंक देता था लोग। जहां तक के कहीं के लिखा हुआ कि मंदिरों के मूर्तियों को तोड़ के मीट तोलने के लिए दे देता था लोग। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, बहुत डेंजर तरीका से, समझ ना, समझ आया। तो गजनबी जब आया भारत में कई बार आक्रमण किया और भारत के कई मंदिरों को लूटा, जिसमें सबसे फेमस मंदिर कौन सा था? सोमनाथ का मंदिर, जो 1025 ईस्वी में उसको लूटा था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात। ससाराम मेरी भिजवा दे, ससाराम तेरा कहाँ है? गुजरात में है। अभी उसका अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। मोदी जी है, मोदी जी उसके अध्यक्ष है, ठीक है, समझे ना। तो जब सबसे ज्यादा फेमस हुआ था सोमनाथ का मंदिर, जो मोहम्मद गजनबी द्वारा लूटा गया था, 1025 ईस्वी में लूटा गया था, बुझाया। आगे चलिए, 1030 ईस्वी में मर जाता है, ठीक है। उसके बाद आइएगा तो एक जगह लिखा हुआ किताब का नाम, ऊपरे में पेज नंबर 29 में ऊपर में लिखा हुआ है, शाहनामा किसने लिखा था? किसने लिखा था रे? फिरदौसी। किसने लिखा था रे? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। शाहनामा जो है किसने लिखा था? फिरदौसी। तहकीक हिंद किसने लिखा था? अल बैरूनी। तहकीक हिंद स्मरण ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पिछले चैप्टर में था, अल बैरूनी। उसके बाद अब इंटर करता है कौन? गौरी। गजनबी के देखा देखी अब कहता है गौरी के हमऊ चलते हैं भारत में लूटने के लिए। गौरी आता है और भारत के, देखो पहले क्या था ना, ये पाकिस्तान हम लोग में मिला हुआ था, बाद में ना लगा आजादी के बाद। उसके बाद ये जो एरिया है ये कौन सा है? अफगानिस्तान। यहाँ एक पर्वत, उस पर्वत क्या नाम है? फिर भूल गया, पर्वत क्या है? हिंदुकुश। क्या पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत पार करके, यहाँ से बीच में बहुत सारे दर्रे थे, इसको पार करके आता था लोग, जितने भी मुस्लिम शासक है। आने के बाद इस पंजाब के बहुत सारे एरिया हो गया, सर ना, लाहौर, ये क्या बोलते हैं इसको, मेहरगढ़ है ना, ये बलूचिस्तान, सिंध, ये सब पंजाब, इस सब एरिया को जीतता था लोग, ठीक है। तो जब इधर से शासक आता था लोग, इधर के आक्रमणकारी आके इधर के शासकों को हरा के जीतता था लोग, ठीक है। उसी तरह गौरी भी आया था, कुछ क्षेत्रों को जीत गया, लेकिन कहाँ गया? पंजाब के शासक किससे भिड़ गया? भीम द्वितीय से। भीम द्वितीय से लड़ा तो जीत गया, हार गया 1178 में। 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय से लड़ लिया और भीम द्वितीय पीट पाट के भगा दिए। गौरी का पहली बार हार हुआ। गौरी का मतलब कहने के बाद क्या, मुस्लिम आक्रमणकारी का पहली बार। बाहर से जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे, चाहे अरब को हो, चाहे तुर्क के हो, चाहे अफगान के हो, ये लोग जल्दी हारते नहीं थे। पहली बार हारा कौन? गौरी। भीम द्वितीय से 1178 ईस्वी में पिटा उठा के मुंह बना के चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बार कोशिश किया, कुछ सालों बाद 1191 में कोशिश किया, फिर कुछ क्षेत्रों को लड़ते लड़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ा। किसके पास आया? पृथ्वीराज चौहान के पास आया कि इनसे लड़ते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान उसको मन भर लसार के पीटे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, याद रखना, पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज तृतीय, उनको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। उनसे लड़ा और लड़ने के बाद उनसे भी हार के, कब? 1191 के 1991 लिख दिया, 1191
91 और 1192। 1191 में लड़ते हैं, जो जगह है वो जगह था तराइन, इसलिए तराइन का प्रथम युद्ध कहा था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के सपोर्ट में थे जयचंद। समझे ना? चौहान जी और कौन थे? चौहान प्लस जयचंद थे, जयचंद, ठीक है, जयचंद थे। ये दोनों मिलके किसको पीटे? वर्सेस किसके साथ हुआ? गौरी। कब होता है रे? 1191, जिसको क्या बोला गया? तराइन का फर्स्ट युद्ध, जिसमें गौरी क्या होता है? छिटा जाता है मन भर, ठीक है। उसके बाद उसके बीच में क्या होता है? गौरी पिटा के अब 2 बार हार गया था, मुंह बना के गौरी भाग गया, कहा अब हम नहीं आएंगे, जान बचा के भागा था, अब दोबारा वो नहीं करता। एक बार तो भीम द्वितीय से पिटा गया था, दूसरी बात गौरी से पिटा गया, ये सॉरी क्या बोलते हैं, बैठा गया। उसके बाद चौहान से पिटा गया, पृथ्वीराज चौहान है ना, तृतीय से पिटा गया। पिटाने के बाद मुंह बना के बेचारा बैठा हुआ था कि अब भाई अब हम ना जाते हुए यार, बहुत मार रहा है, ठीक है, समझ रहे ना। तो उसके बाद क्या हुआ? उसकी हिम्मत नहीं थी जाने की, लेकिन इसी बीच में क्या घटना हो रही है? जयचंद की एक बेटी थी, जयचंद की बेटी पसंद करती थी किसको? पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी, लेकिन जयचंद नहीं शादी करने देना चाहता था, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या होता ना, स्वयं वर होता था। स्वयं मतलब स्वयं से खुद से वर को चुन लीजिए। पहले लड़कियां करती थी स्वयं वर, माने यहाँ लड़का सब लाइन में खड़ा रहता था, उसको चुनना रहता था कि तू आओ रे, नहीं बकलो ले पीछे जो, तू आओ, नहीं ठीक नहीं, तू आओ रे पीछे जो, बुलाती थी ये काम करो, डांस करो, कूदो, नाचो, कुछ भी करो, मतलब जो मर्जी कराती थी। हाँ वैसे ही होता था, राजवशी तीर चलाना देखेगी, कुछ भी उसका देखेगी, समझ रहे ना सर ना, जो मर्जी जो उसे काम कराएगी जैसे भी। लेकिन ऐसा नहीं है वो भी राजकुमार होता था, ऐसे थोड़ी है कि उसको एकदम मदारी बना देगी, है ना। कोई कोई काम बोला जाएगा कैसे से, देखा जाएगा कि बलशाली कितना है, कितना जानता है। और जो राजकुमारी रहती थी उसको पसंद आ गया था, बोलती थी हाँ एक से ब्याह करते हुए माला फेंक दो, मतलब शादी कर लेती, ठीक है। उसको बोला जाता था स्वयंवर, समझे ना। तो जयचंद जो है, जयचंद जब देखा कि हमारी बेटी जो है पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती है, ये शादी नहीं करने देना चाहता था जयचंद। वो चाहता था कि नहीं चौहान से शादी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि चौहान और जयचंद ये दोनों दोस्त थे, नहीं चाहता था शादी को। तो वो क्या किया, स्वयंवर की व्यवस्था कराया। स्वयंवर में अलग अलग जगहों से बुलवाया किसको? राजकुमार लोगों की, आइए लोग हमारी बेटी से शादी जिसको करना है, सब लोग आए। लेकिन जयचंद को, ये चौहान को नहीं बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं बुलाया गया, उनको छोड़ दिया गया, समझ रहे ना। तो पृथ्वीराज चौहान को और अपमानित करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए जयचंद का क्या, पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बनाया। अब मूर्तियां का कर दिया, गेट तक खड़ा दिया कि ये दरबारी रहेंगे गेट तक, चेला, जानबूझ के अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान का एक मूर्ति बना के और गेट तक खड़िया दिया। जो लोग आएगा तो दरबारी नहीं रहता, जो लोग आएगा हटाएगा, भाला हटाता तो लोग घुस जाइए। अभी भी देखता है लोग मैरिज हॉल में वगैरह रहता है सब, उस तरह बना दिया। ये क्या बोलते हैं, जयचंद जानबूझ के अपमानित करने के लिए। ये खबर चौहान जी को भी पता चल गया, ये खबर उनकी बेटिया को भी मालूम चल गया। बेटिया देखी, अब तो कौन सा ब्याह तो करना नहीं था, वो तो पहले ही शादी थी कि शादी करेंगे चौहान जी से, ठीक है। तो कितनों देखी, कितनों अपना कर्तव्य दिखाया लो, कुछ भी कहा लो, किसी को पसंद नहीं की, गई माला लेके ले जाके मूर्तिया को पहना दी गेट वापस, एक से ब्याह करता हूँ। जयचंद खिसिया गया, भड़क गया। पहले उसी बीच में उधर तो चौहान पहले अपने घर से चल दिए थे, है ना, कि हमारा अपमानित किया है, चलते हैं, फरिया के उससे आते। घोड़ा ले आए और माला पहनाई, अभी बैठा था लो, अभी हल्ला उल्ली हो ही रहा था, तो लोग पहुंचे और उसकी बेटी को बैठाए, घोड़ा पे ले चल दिए। ये बात मान के चलिए, किसी राजा के सामने उसकी बेटी को उठा के लेके चले गए, राजा पसंद करेगा कभी भी? राजा बमक गया, और ओकरा दरबार में कुछ और अधिका था लो, और ही चढ़ा दिया लो। देखते राजा, देखिए सामने उठा ले गया, का इज्जत रह गया आपका, बेचारा बहुत बम का। जयचंद इतना ज्यादा बमक गया, चलो कौन और ही अधिका था सब, सर ना, अधिका बमका दिया सब। कहा कि गौरी को बुलाइए, गौरी लड़ा था पिछले साल 1191 में, ओकरा बुलाइए, वह मारेगा इनको, सर ना। इस बार हम लोग सपोर्ट किया जाएगा गौरी का। अबू तो गुस्साइल था, उसको तो एकदम क्रोध में कुछ दिख नहीं रहा था, ना आगे ना पीछे कुछ दिख नहीं रहता, एकदम खींच में कह दे ठीक है बुलाओ उसको। गौरी भला आता कब भी दूधू हरी पिटाया था। गौरी को फिर मैसेज भेजा गया कि इस बार जयचंद तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही हुआ। गौरी को मौका मिल गया, क्योंकि गौरी खुद अपमानित हुआ था, दूधू बार हारा था। अब पृथ्वीराज चौहान जो थे तराइन के प्रथम युद्ध बड़ी भयानक मारे थे, अब मार के उसको बोले थे जाओ तुमको माफ कर दिए, छोड़ दिए, ऐसे हाल में मैंने छोड़े थे गौरी को। न तो चाहते तो गौरी को मार दिए रहते पहले युद्ध में, ठीक है, लेकिन छोड़ दिए कि जाओ यहाँ से भाग जाओ वापस, है ना। गौरी को मौका मिल गया कि भैया इस बार मौका है, अब हम पृथ्वीराज चौहान से लड़ेंगे। जयचंद से मिल गया कौन? गौरी। और अगला लड़ाई होता है जस्ट अगले साल तराइन का द्वितीय युद्ध, कब? 1192 में, जिसमें इस बार सपोर्ट कर देते हैं कौन? गौरी को सपोर्ट कर देता है कौन? जयचंद सपोर्ट कर देते हैं, तो पावर बढ़ गया इस बार गौरी का। चौहान जी अकेले पड़ गए, सर ना, फिर भी ताकतवर थे आदमी, लड़ने वाला बहुत बहादुर थे।
फिर भी स्वर्ण, लेकिन घर का भेद ही मिल गया तो सब राज जानता है ना, कौन किधर से लड़ेगा, कैसे करेगा, घर ही का आदमी मिल गया था, हरा दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के लेके चल गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ कौनो दया माया नहीं दिखाया गौरी। गौरी बोला ना भैया हम ना तोरा छोड़ता हूँ, क्योंकि ओकरा तो अपमान था, तो बदला तो लेना था किसी तरह, और वो छोड़ने जाता कभी भी, वो जानता था कि छोड़ देंगे तो फिर दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा कोई मौका मिलता, पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देता, अगली बार मन भर फिर पिटा जाता। पकड़ के लेके गया उनको, इनको दोस्त को, जिसमें मूवी भी बना हुआ है ना, पृथ्वीराज कुछ करके मूवी बना हुआ है, अक्षय कुमार नहीं बनाया मूवी है, पर ना मूवी देखेगा उस पर बना हुआ है, उसमें डिटेल में, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मसाला वसाला दे के बनाया गया है, मूवी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा देता है, सर ना। लेकिन पकड़ के ले गया और ऐसे उसमें क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान का आँख फोड़ दिया गया, है ना, उसमें दिखाया जाता है कि आँख फोड़ दिया गया। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि और एक पूरा फील्ड था स्टेडियम टाइप के, स्टेडियम टाइप में उनसे बोला गया, आँख फोड़ दिया गया था, बोला था करतब दिखाओ, है ना। मतलब माना जाता था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, बिना आँख के, आँख बंद करके भी तीर चला देते थे, सही निशाना, है ना, तीर चला सकते थे। इसीलिए उनसे बोला गया, सब आँखवा फोड़ दिया, सब फोड़ने के बाद बोला सब, है ना, कुछ दिन बाद कि अब ये क्या बोलते हैं, फील्ड में, स्टेडियम में चारों तरफ से जैसे लोग बढ़ता है ना, उसी तरह स्टेडियम पूरी तरह से फील्ड में बैठ गए, और बीच में उनसे बोला गया कि अब तुम तीर चलाओ, तुम्हारे पास सैनिक आएंगे आक्रमण करने के लिए, घोड़ा से, पैदल, जैसे भी, तुमको बिना देखे, बिना देखे, आंखों फूट गया तो दिख भी नहीं करेगा, तीर चलाना, अपने आप को बचाना है, जितना देर तक बचा लो अपने आप को, वरना तुमको मार दिया जाएगा, सर ना। तो वो तीर चलाते थे, जब आता था ना तो पैर के धमक से, घोड़ा के आवाज से सुन लेते थे कि किधर से आ रहा, मार देते थे, सर ना। मूवी में ऐसे दिखाया गया है, एक्चुअली में हुआ कि नहीं हुआ था, लेकिन किताबों में लिखा गया है, सर ना। उसके बाद वैसे बहुत सारा दिखाया गया है कि उसी तरह चलाते चलाते उनका एक दोस्त था पृथ्वीराज चौहान को भी स्टेडियम बैठा हुआ था, सर ना। वो सुनते सुनते कुछ ऐसे कविता टाइप में बताता है, कविता नहीं बता रहा था, असल दर वो बता रहा था कि कितनी दूरी पर बैठा हुआ है गौरी। गौरी जो है ऊपर स्टेडियम बैठ को भी देख रहा था ना, तो कितना दूरी है, वो कविता के माध्यम से बताते कि इतना दूर पे है ना, इतना पीछे हटो और इतना एंगल का मतलब निशाना लगाओ, है ना, इतने एंगल पर लगाओ और छोड़ दो, सीधे लग जाएगा उसको। कविता के माध्यम से बोल रहे थे, गौरी समझ रहा है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान समझ रहे थे कि क्या बोल रहा है। सुनते 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 उसी तरह ये इस को लड़ते लड़ते घुमा कर मार दिए, सर ना। तो कोनो कोनो इतिहासकार लिखता है सब कि गौरी वही जन दाची दिया, छितर गया, वो ये मर गया, ठीक है। कोनो कोनो लिखता है कि वो नहीं था, दोसर कोना बैठा था, ठीक है, सर ना, वो दूसरे जगह था, वो बच गया, सर। तो अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है, सर ना। मूवी में लिखा है कि छितर गए वही जन, वो तीर मार दिए, बिना देखे मार दिए तीर, सीधे जाकर लग गया, मर गया वहीं पर, समझे ना। तो ये गौरी और किसका, पृथ्वीराज चौहान का कहानी था, जो तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, और दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान को जब बहुत बेदर्दी से मार रहा था ना, तब जयचंद को बहुत पछतावा था, मतलब वो तो ऐसे भी थे तो उनके दमादे ही ना, जब बेटिया से शादी हो गया था दमादे हो गए थे, बाद में उन पछताए बहुत थे। क्रोध में आदमी बहुत सारा फैसला ले लेता है, बाद में समझ आता है कि गलती कर दी है, बाद में बहुत ज़्यादा पछताए। आगे आइए, उसके बाद चोल शासकों के बारे में पढ़ना है। चोल शासक के बारे में लिखा हुआ है, इधर आइएगा तो पेज नंबर आपका 30 में, चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में एक्चुअली में है क्या कि चोलों के बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, कौन, राजा राज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल। राजा राज प्रथम और राजा राज प्रथम और कौन रहे, राजेंद्र चोल, ये दोनों काफी फेमस थे। बेटवा तो ज्यादा फेमस था, राजा राज के बेटा थे राजेंद्र चोल, काफी ज्यादा फेमस थे। नीचे लिखा हुआ है राजा राज के पुत्र राजेंद्र 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक अपने पिता से भी ज्यादा क्या थे, महत्वाकांक्षी थे। उसने एक विशाल जल सेना का क्या किया, गठन किया, है ना रे। विशाल जल सेना का गठन किसके शासन के समय हुआ था, चोल शासक राजेंद्र चोल के समय में, जो किसके बेटे थे, राजा राज के बेटे थे। काफी ज्यादा ताकतवर थे उस समय, वे जल सेना बना लेते, यानी नौ सेना बना लिए थे, और वो श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिए थे। कौन किया था श्रीलंका पर कब्जा, राजेंद्र चोल। किसने किया था रे, राजेंद्र चोल किए थे। 1010 से लेकर 1044 तक दक्षिण भारत के समय, दक्षिण भारत में इनका शासन चल रहा था। दक्षिण भारत के समय इनका शासन किसका था, राजा राज और राजेंद्र चोल का। राजा राज इनके पिता हैं, उनके बेटा कौन हो गए, राजेंद्र चोल। 1010 से लेकर 1044 तक इनका शासन रहा, और ये विशाल जल सेना बनाए थे, यानी कि नौसेना बना लिए थे, नेवी वाला बना लिए थे, और ये अपने नेवी को लेकर श्रीलंका पर भी कब्जा कर लिए थे। काफी ज्यादा ताकतवर थे। इनके समय में बहुत सारा सुधार हुआ, बहुत सारे मंदिर बनवाए। इनके समय में इनके क्षेत्र को क्या बोला जाता था, राष्ट्र बोला जाता था। समझ ना, जैसे हम लोग राष्ट्र बोलते हैं पूरे भारत को, उसी तरह इनके क्षेत्र को राष्ट्र बोला जाता था। समझ आया, हम समझ आया कि नहीं समझ आ रही, हाँ। आगे चलो, उसके बाद आइएगा तो इनके समय मंदिर बहुत सारे बनाए गए, जिसमें काफी ज्यादा फेमस है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। ये किसने बनवाया था, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर और तंजेश्वर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज और राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया था। चोल शासकों द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था, याद रखना, चोल शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया। कौन कौन,
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ये भव्य मंदिर बनवाया गया था। देखो गंगईकोंड चोलपुरम की कहानी एक बार तुम लोग बताए थे कि गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र चोल जो थे अपने आप को बोलते थे, क्यों पता है? ये पेज नंबर 30 में ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, गंगईकोंड चोलपुरम। असल में क्या हुआ था कि चोल के राजा, चोल राज्य है, जगह है, क्षेत्र है, वंश है, उसके राजा थे राजेंद्र चोल। इनको गंगा जल चाहिए था। गंगा नदी था कहाँ? ये गंगा नदी निकलता है कहाँ से? गंगोत्री से, उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड के ऊपर पहाड़ी से निकलता है, हिमालय पर्वत गंगोत्री से निकलता है, और गंगोत्री से निकलते हुए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, स्वर्ण पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। तो उस समय ये बंगाल वाला एरिया में, ये पूरा बंगाल वाला एरिया था, तो बंगाल वाले एरिया में ही गंगा नदी था कि नहीं? तो राजेंद्र चोल को चाहिए था गंगा जल। यहां से घोड़ा उठाए, चलते गए आगे चोल शासक, पाल शासकों, बंगाल में किसका शासन था? पाल वंश का। पाल शासकों को मन भर पीटे, दरकस के पीट दिए, और पीट पाट के गंगा नदी का जल उठाए और लेके आ गए। पाल शासक बोला कि भैया लड़े का है हमारे लिए? तो बोले कुछ नहीं, हमको गंगा जल चाहिए था। तो ले भाई, तो मांग लेते ऐसे ही, लड़ने क्या जरूरत करना, मांगेगा का है, हक से लेंगे, छीन के लेंगे। अगर बाद जीतने के बाद अपना नाम क्या रखे? गंगईकोंड चोलपुरम। समझ आए ना? कौन रखा था? राजेंद्र चोल। आगे ये मंदिर मालूम हो गया, बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाए थे चोल शासकों ने। अब आइए अगला पेज में आइएगा, पेज नंबर 34 में तो लिखा हुआ है पाल शासक। कौन लिखा है रे? पाल शासक। इसमें एक और ऊपर में आइएगा, 34 नंबर पेज में ही लिखा ऊपर में अन्निकट शब्द। अन्निकट मैंने क्या होता है? रेड कलर में ऊपर में लिखा हुआ है, बॉक्स वाला, येलो वाला बॉक्स में, अन्निकट शब्द तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। अन्नी का अर्थ होता है बांध, अर्नी का अर्थ बांध, और कट्टू का मतलब निर्माण, यानी बांध का निर्माण। सबसे पहले भारत में बांध, नदियों पर बांध बनाने का कार्य शुरू किया गया था कावेरी नदी पर, समझ, जिसको तमिल भाषा में क्या बोला गया था? अन्निकट। क्या बोला गया था रे? अन्निकट बोला गया था। बुझाया? अब आइए पाल वंश के शासक। पाल वंश के शासक भारत में किन क्षेत्रों में करते थे शासन? बंगाल में। पाल वंश की स्थापना किसने किया था? किसने किया था रे? गोपाल रे गधवा, किसने किया था रे? गोपाल ने किया था। पाल वंश का शासन की स्थापना किया था। समझ आया? ऊपर लिखा हुआ है इस वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, बुझा गया? आगे चलो, अब आ जाओ, क्या है क्वेश्चन आंसर। देखो ये पाल वंश के बारे में या प्रतिहार, ये सब के बारे में आगे भी डिटेल में पढ़ना है। इसमें छोटा बहुत दिया, सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप में दिया है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पढ़ाया जाएगा। अभी बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ ना? चैप्टर वाइज आएगा, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। अभी था ये कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, पहला और दूसरा दोनों हो गया। दोनों का किसी दिन सुन लेंगे और मन भर पीट लेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा लोग सुनाने के लिए, याद करने के लिए। इसका क्वेश्चन आंसर आइए। पहला क्वेश्चन आंसर क्या है? मिलान करो। सोमनाथ मंदिर किससे मिलेगा रे? गुजरात। कब लूटा गया था? किसने लूटा था? गजनबी लूटा था। अभी सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट, मतलब उसका अध्यक्ष कौन है? मोदी जी है, नरेंद्र मोदी। पालवंश के पालवंश किससे मिलेगा रे? बंगाल। इनकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में। कहाँ थी राजधानी रे पालो का? मुंगेर थी राजधानी। गोपाल क्या हो गए रे? पालवंश का शासक, संस्थापक, लोगों द्वारा चयनित शासक था। कन्नौज क्या रे? त्रिपक्षीय संघर्ष। कौन कौन किया था? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और गुज्जर प्रतिहार। एक ही बतिया होने रे, गुज्जर कर रहा है। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासक। आगे आओ, मध्य भारत कौन थे? गुज्जर प्रतिहार। और राष्ट्रकूट कहां से थे? दक्कन से थे, और पाल बंगाल से थे। ठीक है, हो जाएगा रे। क्वेश्चन सर लिख लेगा लो, मिलान करना हो गया। आइए विचार करो वाला में समझ लेना सब। ये आइए विचार कर लीजिए। क्वेश्चन है 3 गो। दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे? लिख लेना सब। उस समय का राजा के कौन सी उपाधि धारण करती? दुनिया भर के उपाधि बताए हैं। बिहार में बंगाल के किन वंशों का शासन था? पाल वंशों का शासक था। इसके बारे में लिख लेना सब डिटेल से। और कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं ना? अरे याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा? हो जाएगा। पहला और दूसरा चैप्टर डिटेल में समझ के याद कर लेना सब। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लो, अन्यथा दिमाग में लोड कर लो। अब आएंगे लो हम लोग किससे चैप्टर पर? तीसरे चैप्टर पर। कौन सा? तुर्क अफगान शासक में आएंगे लोग। इसमें पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में फिर कभी। अभी हो गया ये। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग, जैसे गौरी आ गया ना, गौरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी, सल्तनत काल शुरू हो जाएगा। उस सल्तनत काल को नेक्स्ट किसी क्लास में समझ लिया जाएगा। ठीक है, रहने दे। टाटा बाय बाय। बहुत जल्दी हो गया तुमको। पहले बताओ क्वेश्चन। तू बता रे गधा, तू बता। चोल शासकों ने मंदिर बनवाया था, मंदिर का नाम बताओ। हाँ, चंडेश्वरी मंदिर। उच्चेर बनवाया थे बिहार में, वो गया वो पहले चैप्टर का। बृहदेश्वर मंदिर और
गंगाई कोट चोलपुरम मंदिर। राजा राज के बेटा क्या क्या नाम था? चोल वंश के शासक थे राजा राज प्रथम, उनके बेटा का नाम क्या था रे? राजेंद्र चोल। बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है। आगे चलो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 91। किससे किसके बीच में? गौरी और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था रे? बता। 12वें में। किसके किसके बीच में? चौहान। इसमें जीत किसका होता है? और पहले वाला में? तबकाते हिंद किसने लिखा था? अल बारूनी। तबकाते हिंद या तहकीके हिंद। और शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी। भू राजस्व कितना था रे? हारल राजा का कहलाता था? हारा हुआ राजा का कहलाता था? और जीतल अधिपति। हारल सामंत जीतल अधिपति हो गया। ओके, रहने दीजिए। फिर तीसरा चैप्टर कल।